मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सैन्य मामलों में क्रांति या आरएमए, जिसे कहते हैं रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, यानी सैन्य मामलों में क्रांति। क्रांति का मतलब होता है अगर कोई परिवर्तन अचानक तेजी से हो जाए तो उसी को हम कहते हैं क्रांति। जैसे क्रांति खास करके आप देखें, आप लोग पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। मतलब क्रांति का मतलब जो वहाँ पर क्रांति जो है शब्द सत्ता को अचानक बदल देना, यानी सत्ता को बदलने के लिए जो क्रांति की जाए, जो आंदोलन किया जाए, वो क्रांति होती है। तो इसी तरह यहाँ पर हथियारों के क्षेत्र में क्रांति कहने का मतलब जहाँ अभी तक जो है सीमित विनाशक क्षमता वाले हथियार थे, तलवार, भाले, धनुष, बाण, आज हम लोग पहुंच आए हैं परमाणु हथियारों तक। यहाँ तक कि कोरोना जैसे वायरस और जो क्या बोलते हैं जैविक हथियारों जैसे जैविक हथियार हो गए, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, इन सब हथियारों के चलते मानव समाज को, मानव सभ्यता को ही जड़ से नष्ट करने की क्षमता मनुष्यों में आ गई है, राष्ट्र के अंदर आ गई है। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं ना, जो है कि ब्रह्मास्त्र था, उन महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र था, बर्बरी के एक ऐसा योद्धा था जो पलक झपकते ही पूरी सेना का संहार कर सकता है। तो आज की बात अगर देखा जाए तो हमारे परमाणु हथियारों में उतनी बड़ी क्षमता आ चुकी है, कहिए तो उससे ज़्यादा क्षमता आ चुकी है। कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व को तंग कर दिया था। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे पहले की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, महाभारत में, रामायण में पाशुपतास्त्र, दिव्यास्त्र होता था, नारायणास्त्र होता था, तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती थी। तो आज वही क्षमता परमाणु हथियारों में हम लोगों को देखने को मिलती है, न्यूट्रॉन बमों में मिलती है, रासायनिक और जैविक हथियारों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब उस समय की क्षमता क्या होती थी हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज की क्षमता को तो हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जैसे परमाणु हथियारों की क्षमता को हम लोग जो है परिचित हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी घटनाओं से, और जो है इधर जैविक हथियारों को से परिचित हो चुके हैं कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वायरसों से। तो ये मान सकते हैं कि जब कभी लड़ाई के मैदान में इनका धुआंधार प्रयोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन में समाप्त हुई थी, उतनी सेना, या समझ लीजिए संपूर्ण विश्व अगर एक झटके में अगर लड़ाई में कूद जाए तो संपूर्ण विश्व समाप्त का हो सकता है इस समय। ठीक है, चलिए मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वही चीज, आरएमए रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, चलिए, सैन्य मामलों में क्रांति या आरएमए युद्ध के भविष्य के बारे में सैन्य सिद्धांत के अंतर्गत एक परिकल्पना है जो अधिकांश रूप से सैन्य सुधार के लिए तकनीकी और संगठनात्मक सिफारिशों से संबंधित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु हथियारों का विकास और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ उनके मेल सैन्य मामलों में अब तक की सबसे गहरी क्रांति है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सैन्य मामलों में क्रांति मानव जाति के इतिहास के कुछ निश्चित समय में नए सैन्य सिद्धांत, रणनीति और प्रौद्योगिकी की थी, जिसके कारण युद्ध के आचरण में भारी परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त यह परिवर्तन युद्ध के नए सिद्धांतों और रणनीतियों के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा परिभाषा टाइप का देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। मरे एवं नाक्स ने क्या कहा है कि सैन्य मामलों में क्रांति एक छोटी एवं सीमित घटना है जिसमें युद्ध के लिए एक नए वैचारिक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सामरिक, संगठनात्मक, सैद्धांतिक और तकनीकी नवाचारों के जटिल मिश्रण की आवश्यकता होती है। सैन्य क्षेत्र में क्रांति सामान्य भाषा में किसी भी क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन ही उस क्षेत्र में क्रांति का परिचायक होता है। उसी प्रकार सैन्य क्षेत्र में तीव्र गति से आने वाला परिवर्तन ही सैन्य क्षेत्र में क्रांति कहलाता है। अब देखते हैं मित्रों, सैन्य क्षेत्र में क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। मित्रों, इसे देखा जाए तो आदिकाल हो गया, उस क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं होती, क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय भाई धनुष, बाण, तलवार, क्या उसके पहले तो ईंट, वो पत्थर और क्या बोलते हैं लाठी, डंडे, सब हथियार होते, तो कौन सी क्रांति थी। यानी उस समय हम लोग जो है पत्थर, धनुष, बाण, तलवार, ये सब जो है महाकाव्य काल में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पुराण काल, वैदिक काल, पुराण काल, महाकाव्य काल, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो काफ़ी हद तक जो है दिव्यास्त्रों के प्रयोग से हम लोग क्रांति मान सकते हैं, क्योंकि दिव्यास्त्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि विनाशक हथियार होते थे। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे फिर जो है विनाशक हथियार क्या, दिव्यास्त्र तो लुप्त हो गए, लेकिन वही बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग, विनाशक युद्ध, एक दूसरे पे अधिकार करना। कहने का मतलब युद्धों का इतिहास ही पूरा युद्धों से भरा पड़ा हुआ है। मानव जीवन का इतिहास ही युद्धों का इतिहास है। जैसा कि युद्ध क्या बोलते हैं, कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रांति जो हुई, वास्तव में जो क्रांति हुई वो जो है उस समय हुई जब क्या बोलते हैं, युद्ध क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का प्रवेश हुआ। और विज्ञान और तकनीकी या विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग युद्ध में या हथियारों के क्षेत्र में कब हुआ, जब जो है क्या बोलते हैं, जब बारूद की खोज हुई। यानी अभी तक मार काट करने वाले जो हथियार थे, जो आघात वाले हथियार थे, विस्फोटक हथियार निर्मित किए गए, जिसे हम लोग कहते हैं आग्नेय अस्त्र, यानी अग्नि हथियार, आग उगलने वाले अस्त्र। ठीक है, तो सैन्य क्षेत्र में क्रांति का प्रारंभ सैन्य क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी के प्रवेश से प्रारंभ होता है। विज्ञान और तकनीकी के आगमन ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। जैसे जैसे सैन्य क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश होता गया, सेना से जुड़ा प्रत्येक क्षेत्र परिवर्तित होता चला गया, यानी क्रांति उसमें आती चली गई। ठीक है, बारूद की खोज आप जानते ही हैं, बारूद युग जिसे हम लोग कहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सामान्य परिवर्तन तो सदा होता ही रहता है। इसी प्रकार बारूद युग के पहले भी सामान्य परिवर्तन होते रहे हैं। सैन्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन बारूद की खोज के बाद हुआ। इस खोज ने पूर्व की सैन्य व्यवस्था को ही उलट कर रख दिया। यह परिवर्तन सैन्य क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत थी। अब देख सकते हैं बारूद की खोज, हम लोग मित्रों इसको कई बार पढ़ चुके हैं। बारूद की खोज कब हुई, किसने किया, 1249 ईस्वी में रोजर बेकन ने किया, जो कि ब्रिटेन का था। बारूद युग के बाद जो क्रांति आई, यानी जो बदलाव आया, सैन्य क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का प्रवेश हुआ, पहला नंबर। उसके बाद हथियारों के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ। आग उगलने वाले हथियार जिसे हम लोग कहते हैं आग्नेय अस्त्र, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, सैनिकों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, सैनिक प्रशिक्षण के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, हथियारों के क्षेत्र में यंत्रीकरण का प्रारंभ हुआ, युद्ध में शारीरिक शक्ति का महत्व कम हो गया और युद्ध पूर्व के मुकाबले विस्फोटक हो गए। युद्ध में बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग होने लगा। मित्रों, ये जो है बारूद की खोज के बाद इतना परिवर्तन हुआ है। और हथियारों के क्षेत्र में क्या क्रांति आई, मतलब कौन कौन से हथियार बने। पहला नंबर जो शुरुआत का हथियार था उसे जो है दफ्ती गन या दफ्ती बंदूक या हैंडगन कहा जाता है, जिसे मस्केट के नाम से जाना जाता था। हालांकि अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम थे। जैसे स्पेन में मस्केट का नाम, जो कि सर्वप्रथम वो हर स्थान पे प्रसिद्ध है, फ्रांस में आर्क्यूबस, और ये ब्रिटेन में कैलीबर, जर्मनी में हैकनबुफ आदि नामों से इसे जाना गया। ठीक है, अब इसका निर्माण कौन किया था, 1364 में जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया, जिसको हैंडगन या दफ्ती बंदूक, यानी दफ्त का मतलब हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाली बंदूक, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और स्पेन का नाम ही है, इसको मस्केट कहा जाता है, स्पेन का ही दिया हुआ नाम है। और प्रारंभ में इसकी लंबाई 6 फीट होती थी और मारक क्षमता 100 गज थी। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के आग उत्पन्न करने के लिए, कहने का मतलब प्रकार से ये बंदूक जो होती थी बारूद भरी जाने वाली बंदूक होती थी। ठीक है, आज के समय में हम लोग गोलियां कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं, गोलों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय केवल बारूद भरी जाती थी, डायरेक्ट विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, और फायर हेतु उसमें अग्नि उत्पन्न करने की कई कई तरीके होते थे। शुरुआत में बत्ती लगाई जाती थी। ठीक है, अब जैसे माइटलाक मस्केट जिसे कहा जाता है, तो इसमें शुरुआत में बत्ती लगाई जाती थी, जिसे माइटलाक मस्केट कहा जाता है। उसके बाद आ गया व्हील लाक। व्हील लाक में क्या होता था, एक पायराइट पत्थर होता था जो पहले पहिए की तरह घिर घिर करके घूमता था, तो उसी से आग की चिंगारी उत्पन्न होती थी, उसी चिंगारी से विस्फोट हो जाता था, जिसे हम लोग व्हील लाक मस्केट कहते हैं। तीसरा नंबर आता है फ्लिंट लाक मस्केट। फ्लिंट लाक मस्केट जो होता था, ये 1635 में क्या हुआ, पायराइट जो पत्थर जो घिर घिर करके जलता था, उसके स्थान पर एक चिंगारी उत्पन्न करने के लिए चमकदार पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि पायराइट जो होता था शीघ्र ही खराब हो जाता था। तो उसको थोड़ा से उसकी आयु बढ़ाने के लिए, काफ़ी दिन तक चले, मान लीजिए बीच में लड़ाई के समय में अगर पायराइट खराब हो गया तो बंदूकें नहीं चल पाएंगी, तो इससे अच्छा यही माना जाता है कि जो काफ़ी दिन तक चले उसका प्रयोग किया जाए, टिकाऊ चीज़ का प्रयोग किया जाए। तो उसके लिए एक चमकदार पत्थर का उपयोग किया गया, जिसे कहा जाता है फ्लिंट लाक मस्केट। अब आगे देख सकते हैं मजल लोडिंग मस्केट।
या राइफल इसे कहा जाता है। यह बंदूक मजल लोडिंग की श्रेणी में आता है। इसमें नली से बारूद या गोली भरी जाती थी और इसे लोड करने के लिए बंदूक को खड़ी करके नली के अंदर ठोक ठोक कर भरी जाती थी। इसे हम कहते हैं मजल लोडिंग राइफल। अब ब्रीज लोडिंग राइफल जो होता था 1841 में जर्मनी के ड्रेफी द्वारा ब्रीज लोडिंग राइफल का निर्माण किया गया। इसमें जो है गोली पीछे से भरी जाती थी, कहने का मतलब कारतूस पीछे से भरी जाती थी और इसे लोड करने के लिए खड़ी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। यानी गोली बन चुकी थी, शुरुआत में गोली को नली से ठोक के भरी जाती थी, बाद में उस गोली को पीछे से, जैसे आप लोग आज के समय बंदूकों में तोड़ के पीछे डालते हैं ना, तो इसी तरह जो है बाद में भरी जाने लगी। ठीक है। और ब्रीज लोडिंग मस्केट जो था, जब ये आ गई तो एक सैनिक लेट कर फायर भी कर सकता था और लेटे लेटे ही उसमें बंदूक में गोली भी भर सकता था। ठीक है। डायनामाइट देख सकते हैं। डायनामाइट सैन्य क्षेत्र में, चूंकि क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डायनामाइट 1860 में एक स्वीडन निवासी जिसे अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है, उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार, वो डायनामाइट का निर्माण किया। और उस समय जो है डायनामाइट के द्वारा ही जो है भूमि के अंदर सुरंगों को बिछाना संभव हुआ। ठीक है। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सोचिए आप, उन्होंने विस्फोटक पदार्थ का खोज किया था, निर्माण किया था, जिसका नाम डायनामाइट था। अगला क्रांति के क्रम में गाटलिन गन। इस गन का निर्माण अमेरिका के निवासी रिचर्ड गाटलिन ने किया था, जिसे 1961 और 65 के बीच में अमेरिकी गृह युद्ध चला था, उसी के दौरान इसे किया गया। इसे 10 नलियों को एक साथ मिलाकर जोड़कर बनाया गया था। इससे 200 राउंड प्रति मिनट तक फायर किया जा सकता था। उसी को देखा मित्रेल गन का निर्माण हुआ। अब मित्रेल गन का निर्माण फ्रांस के निवासी रेफाए ने किया। इसमें जो है 25 नलियों को जोड़कर बनाया गया था और इस गन से प्रति मिनट 125 राउंड फायर किया जा सकता था। मित्रेल गन में 25 नलियों को जोड़कर बनाया गया था, इससे प्रति मिनट 125 राउंड फायर किए जा सकते थे। मैगजीन, भाई अभी तक एक एक गोली भरा जाता था सब में, अब मैगजीन का निर्माण हुआ तो इकट्ठे उसमें कई गोलियां एक साथ भरी जाने लगी। ठीक है। पहले बारूद भरी गई, बारूद के बाद गोलियां बनाई गई, फिर गोलियां भरी जाने लगी। बारूद भरने में समय लगता था, गोलियां आराम से भर दिया जाता था, लेकिन अब एक एक गोली भरने के स्थान पर अब हम कई गोली इकट्ठे भर सकते हैं। तो आज वही आप देख सकते हैं ना कि जो राइफलें हैं, अच्छी अच्छी आधुनिक राइफलें, उनमें मैगजीन का ही प्रयोग हो रहा है। मशीन गन में पट्टे का प्रयोग हो रहा है, पूरा गोली सहित पूरा पट्टा ही भर दिया जाता था। ठीक है। मैगजीन आ गई तो अब बार बार जो है कारतूस भरने की समस्या का ही अंत हो गया। इसका भी निर्माण अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ही किया गया था। मशीन गन जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में, अर्थात 1884 ईस्वी में हिरम एम मैगजिम ने मशीन गन का निर्माण किया। और मशीन गन के निर्माण ने हथियारों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। वजन चूंकि प्रारंभ में अधिक है, इसलिए इसको प्रयोग करने में बड़ी परेशानी होती थी। इसे 3 पांवों पर लगाकर उस पर खड़ा करके तब जाकर इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में इसको हल्का करके इसको लेकर जो है चलने हेतु बनाया गया कि इसको लेकर सैनिक दौड़कर भी फायर कर सकता था, चलते हुए भी फायर कर सके। लेकिन शुरुआत में तिपाही यानी 3 पांवों पर रखकर इसको चलाया जाता था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम समय में इसे हल्का बनाया जा सका। कारतूस का विकास कैसे हुआ आप देख सकते हैं। प्रारंभिक मस्केट में बारूद भरी जाती थी, आप जानते ही हैं। 1800 में ए फार्थिफ ने टकरा कर जलने वाले चूर्ण की खोज की। जैसे आज के समय में जो गोलियों के अंदर पीछे तो पिन जो है टक्कर मारती है, उसी के द्वारा गोलियों में भी विस्फोट होता है। ठीक है। तो 1800 से ये शुरुआत हुआ, जिसके कारण कागज की कारतूसों का प्रयोग शुरुआत हुआ था। ठीक है। 1814 में चूंकि कागज की गोलियां बनी थी। अब भाई कागज की गोलियां, बरसात का मौसम है तो कागज की गोलियां काम नहीं करेगी, तो धीरे धीरे उसको जो है 1814 में वो गोलियों की जो टोपियां होती थी उसको लोहे की बनाई गई। लेकिन बहुत दिनों तक इनको बनाकर स्टॉक में नहीं रख सकते थे, लोहे की टोपियों में मूर्छा लग जाता था, जंग लग जाता था। ठीक है। तो इसके कारण आगे थोड़ी सी परेशानी हुई, तो बाद में 1816 में कारतूसों की टोपियों को तांबे का बनाया जाने लगा, जिससे काफ़ी हद तक सुरक्षात्मक हुआ। और 1823 में बेलनाकार आधुनिक कारतूसों का निर्माण हुआ, जो आज की जो कारतूसें हैं 1823 में बनाई गई। ठीक है। और तोपों का निर्माण कब हुआ? इसी तरह जैसे हर क्षेत्र में क्रांति हुई, उसी तरह तोपों के क्षेत्र में भी क्रांति हुई। बारूद युग की क्रांति में मस्केट के बाद अगला विस्फोटक एवं दूरी तक मार करने वाला हथियार तोपों का निर्माण था। तोपों के निर्माण के बाद उसे आधुनिक बनाने का प्रयास लगातार किया गया।
जिनके निर्माण के बाद लगातार परिवर्तन होता रहा, अर्थात तोपें बनती रहीं। शुरुआत की तोपें भारी थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, उसकी मारक क्षमता में परिवर्तन किया गया, दूर तक मार करने उसकी रेंज को बढ़ाया गया। यानी हर समय आप देखेंगे कोई भी हथियार बना तो शुरुआत के बाद उसको जो है क्षेत्र में विकास किया जाने लगता है। अब जैसे प्रारंभिक तोपें भारी वजनदार होती थी, तोपों में सीधे बारूद, पत्थर एवं लोहे के टुकड़े भरे जाते थे और उसे ही दुश्मन पर फेंके जाते थे। अब सर्वप्रथम तोप के गोले ढाले गए शीशे या कांच के। उसके बाद चार्ल्स अफ्टम ने लोहे के गोले ढलवाया। 1463 में फ्रांस में विस्फोटक गोले का निर्माण। कहने का मतलब पहले पत्थर जाता था, उसी में पत्थर भर दिया जाता था तोपों में, फिर पत्थर ही फेंका जाता था। वो गोले गिरने के बाद विस्फोट नहीं होते थे। जैसे आज के समय में तोप टैंक अगर चलती है तो गोला तो निकलता ही है, लेकिन जहाँ पर गिरता है वहाँ भी विस्फोट होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि लोहा गिरता था और ये पत्थर गिरते थे, कांच के टुकड़े गिरते थे। यानी कि मतलब जितना उससे नुकसान नहीं होता था, उससे ज़्यादा उसका आतंक होता था। ठीक है। और विश्व का प्रथम जो है तोपची सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को माना जाता था, जो टर्की के निवासी थे। और घेरा डालने वाली तोपों का निर्माण सर्वप्रथम चार्ल्स अफ्टम ने करवाया। और गुस्तावस एडोल्फस जो है, इसने तोपों को हल्का करके रणक्षेत्रीय तोपखाने का निर्माण किया। कहने का मतलब कि युद्ध के मैदान में प्रयोग किए जाने वाले तोपों का निर्माण अगर किसी ने कराया है तो वह है गुस्तावस एडोल्फस। ये कहाँ के थे? स्वीडन के। फ्रेडरिक महान ने हाफिजर तोपखाना और जो है यफ तोपखाना का निर्माण करा, यानी भारी तोपखाना जिसे हाफिजर तोपखाना कहा जाता है, और हल्का तोपखाना अफ तोपखाना जिसे कहा जाता है। जैसे घुड़सवार भी उसको लेके चल, यानी घोड़ों के द्वारा भी उसको जो है पहुंचाया जा सकता था लड़ाई के मैदान में। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी ये लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।